सुप्रभात प्यारे बच्चों। आप कभी न कभी कहीं न कहीं घूमने अवश्य गए होंगे। आप ऐतिहासिक स्थल देखने गए होंगे, पर्वतीय स्थल देखने गए होंगे, धार्मिक स्थल देखने गए होंगे। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ के उस स्थान के, उस जगह के बोलचाल, भाषा, वहाँ की भौगोलिक स्थिति इत्यादि के बारे में देखते और सुनते हैं। और जब हम वहाँ तक पहुँचते हैं तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हम ट्रेन का, बस का, प्लेन का इत्यादि साधनों का हम प्रयोग करते हैं। अगर हम ट्रेन से जाते हैं तो रास्ते में पड़ने वाले और जितने भी जिले हों या फिर राज्य हों, वहाँ से ट्रेनें गुजरती हैं और वहाँ के जो स्थल होते हैं वहाँ के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते, सुनते, समझते हैं। ये पाठ भी आपको भेड़ाघाट नामक स्थल के बारे में जानकारी मिलेगी इस पाठ के माध्यम से। और वहाँ किसी भी जगह अगर हम घूमने जाते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि वहाँ के स्थल को देखा, मनोरंजन किया और चले गए। किस तरह उस स्थल को से हमें नई नई जानकारी मिलती है, नई चीजें, उसको देखने का नया नजरिया हमें इस पाठ के द्वारा प्राप्त होता है कि हम अगर कहीं घूमने जाएं तो किस तरह वहाँ की चीजों को सिर्फ देखे ही नहीं, वहाँ की जो चीजें हैं उनकी जानकारी भी प्राप्त करें, हमें उससे नॉलेज भी बढ़े। अब हम पाठ 9 भेड़ाघाट का पाठ का वाचन करेंगे, पढ़ेंगे तथा उसको समझेंगे। पहले हम पढ़ते हैं प्रथम पैराग्राफ। शायद सन 1914 की बात है, 1914, जब पहले पहल भेड़ाघाट देखने का अवसर मिला। भेड़ाघाट जबलपुर से 13 मील ही तो है। मैंने यह तो सुन रखा था कि भेड़ाघाट में नर्मदा के दोनों किनारे संगमरमर के हैं। जिस तरह वैद्य या डॉक्टर के नुस्खे से कई वस्तुओं का मिश्रण होते हैं, उसी तरह मेरे मन में भेड़ाघाट के दर्शन की लालसा से कई भावनाओं का मिश्रण था। लेखक कहता है कि सन 1914 में, लगभग उस समय की बात है, शायद का रहता है, 100% जो श्योर नहीं है, शायद 1914 में वह सबसे पहले भेड़ाघाट गया था। भेड़ाघाट जबलपुर से 13 मील दूर है। वो भेड़ाघाट के बारे में पहले भी सुन रखा था और भेड़ाघाट जाने की इच्छा जो उसकी थी वो बताता है। जिस तरह कोई वैद्य या डॉक्टर, वैद्य जो आयुर्वेदिक दवाइयां देते हैं, किसी का इलाज करने के लिए कई दवाइयों का मिश्रण करते हैं जिससे वो ठीक हो सके, उसी तरह जैसे कई दवाइयों का मिश्रण करके एक बनाते हैं और इलाज करते, उसी तरह जब वो भेड़ाघाट घूमने जा रहा था तो उसके मन में कई लालसा, कई तरह की भावनाएं आ जा रही थी। वहां जाएंगे तो कैसे घूमेंगे, नर्मदा नदी कैसी होगी, वहां क्या होगा, वहां संगमरमर के चारों तरफ चट्टानें ही होंगी या फिर उसके घाट कैसा होगा, वहां का दृश्य कैसा होगा, वहां का दृश्य मनोरम होगा, वहां का वातावरण कैसे, इस सारी चीज में वहां पहुंचेंगे तो क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, इस तरह कहीं हम जाते हैं तो इस तरह की भावनाएं हमारे मन में आती रहती हैं। तो लेखक के मन में भी इस तरह की भावनाएं उमड़ घुमड़ रही थी। मैं ग्वारी घाट तथा तिलवाड़ा घाट देख चुका था। लेखक कौन कौन सा घाट देख चुका था? ग्वारी घाट तथा तिलवाड़ा घाट। ये दोनों जबलपुर से बहुत निकट पड़ते हैं, किंतु भेड़ाघाट नहीं देखा था, जो 800 मील बहने वाली नर्मदा अमरकंटक से निकलकर लगभग 150 मील ही चल पाई थी कि भेड़ाघाट आ गया। यानी कहाँ से नर्मदा नदी निकली थी? अमरकंटक से निकलकर 800 किलोमीटर दूर तक वो बहने वाली जो नदी है, वो जब लगभग 150 मील ही चल पाई थी आगे, अमरकंटक से 150 मील आगे, तब वहां भेड़ाघाट पड़ता है। बताते हैं कि यहाँ किसी युग में भृगु ऋषि तपस्या करते थे। ऋषि भृग थे, नर्मदा नदी के किनारे बैठकर उन्होंने तपस्या की थी, जहां भेड़ाघाट आज के समय में बना है। चट्टानों के निर्मल और सुंदर स्वरूप को
देखकर ऐसा लगता है कि मानो आज भी वे तपस्या कर रहे हैं। लेखक को लगता है वहाँ की जो चट्टानें बिल्कुल संगमरमर की तरह सफेद, वातावरण शांत, मनोरम, मन को अच्छा लगने वाला, एक पवित्र एहसास दिलाने वाला, श्रद्धा की भावना देने वाला ऐसा वहाँ का वातावरण है। तो लेखक को लगता है कि जैसे भृगु ऋषि आज भी वहाँ तपस्या कर रहे हैं। नर्मदा के पानी में खड़ी विशाल चट्टानें सर्दी, गर्मी और बरसात को सह रही हैं। नर्मदा नदी के बीच बीच में चट्टानें हैं बड़ी बड़ी, और गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, वो हर मौसम में वहाँ खड़ी रहती हैं। कहते हैं कि चट्टानें काटने से कट भले जाएं किंतु झुकना नहीं जानती, यानी वो कट जाती हैं पानी के वेग से, लगातार पड़ने से, या फिर कोई काटता है तो कट जाती हैं, लेकिन वो टूट के गिरती नहीं, मजबूती के साथ खड़ी रहती हैं। अपना क्रम नहीं रुकने देती, अपनी उज्ज्वलता मंद नहीं होने देती। चांद आता है तो चांद जैसे चमक उठती हैं, सूरज आता है तो उस जैसी तप उठती है। लेखक कहते हैं कि जो चट्टानें हैं कट भले जाए लेकिन झुकती नहीं है। वे उनकी उज्ज्वलता यानी सफेदी मन हल्का नहीं पड़ने देती। चांद आता है, चांद के चांदनी में वो चमक हो जाती है, सुंदर दिखने लगती, चमकने लगती है, और जब सूरज उगता है तो उसकी गर्मी से तप जाती है यानी गर्म होती है। इस पैराग्राफ में लेखक ने कहा है कि ग्वारी घाट और तिलवाड़ा वो देख चुका था, किंतु जबलपुर से जो बहुत दूर नहीं है वो भेड़ाघाट नहीं देखा था। 800 मील बहने वाली जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक से चलकर आगे 800 मील तक बढ़ती है। जब अमरकंटक से 150 मील ही आगे बढ़ते हैं तभी भेड़ाघाट आ जाता है। भेड़ाघाट की जो चट्टानें हैं वो बहुत सुंदर, साफ, स्वच्छ और निर्मल हैं। वहाँ की चट्टानों को देखकर लगता है, आज भी लगता है कि वहाँ के माहौल को देखकर कि जैसे भृगु ऋषि वहाँ तपस्या कर रहे हैं। कहा जाता है कि इस नदी के किनारे भेड़ाघाट में कभी बैठकर भृगु ऋषि तपस्या किए थे। वहाँ की चट्टानें इतनी स्वच्छ और सुंदर हैं जो सदा चमकती रहती हैं। वहाँ की चट्टानें जो है पानी के वेग से, धार से काटने से कट चाहे जाए लेकिन झुकती नहीं, अर्थात तो टूटती नहीं है। वहाँ की जो चट्टानें हमेशा कभी भी धूमिल नहीं पड़ती, हमेशा साफ स्वच्छ चमकती रहती हैं। जब चांद निकलता है कि चांद की चांदनी में शीतल हो जाती है, और चांद की जब रोशनी पड़ती है तो उसमें से वो प्रकाश निकलता है, चमकने लगती हैं। और जब सूर्य आता है, सूरज आता है तो सूर्य की गर्मी से तप उठती हैं यानी गर्म हो जाती हैं। नर्मदा यहाँ से मील भर ऊपर बहती हुई धुआंधार प्रताप बनाती हुई 4 मील नीचे गिरी। यानी नर्मदा नदी चलकर कहाँ, भेड़ाघाट में चलकर 4 मील नीचे गिरी। वो सीधे ना बहकर ऊपर से नीचे, चट्टानों से नीचे 4 मील नीचे गिरी, धुआंधार प्रताप बनाती हुई। यानी पानी ऊपर से नीचे गिरा, और जब उतनी वेग के साथ पानी ऊपर से नीचे गिरा तो पानी में इतना जो फुब्बारा जैसा निकला, लगा जैसे धुआं निकल रहा हो। नर्मदा और उसकी मछलियों तथा मगरमच्छों ने यह सोचा ही न होगा कि उस मधुर और सुंदर पतन के पश्चात ही संगमरमर की 2 विशाल भुजाएं उसे गोद में लेकर खड़ी हो जाएंगी। इतनी वेग से बहती हुई नदी जब आती है और ऊपर से नीचे गिरती है, और नीचे की तरफ गिरती है, तो जो उसमें रहने वाली मछलियां हैं या मगरमच्छ हैं, वो तो सोचे कि अब तो इतनी ऊपर से हम गिरे और हमारी जान चली गई। उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं कि जब नीचे आएंगी तो संगमरमर की 2 विशाल चट्टानें, यानी जब ऊपर से नीचे गिरती हैं, नदी नीचे गिरता है तो बीच के भाग कट जाता है, 2 किनारे में संगमरमर की 2 चट्टानें बच जाती हैं। तो सोचे नहीं कि इतनी विशाल जो चट्टानें, उनके बीच में जो पानी गिरेगा वो हमें सुरक्षित रखेगा, ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था। उन्होंने सोचा था कि ऐसा होगा तो उनकी जीवन समाप्त हो जाएगी, ऐसा लेखक सोचता है, बताता है। जो दुलार उसने 4 मील ऊपर अपने जन्मदाता अमरकंटक से न पाया, जो सुंदरता से भरा प्यार भूमि पर नीचे नीचे सरकते उसे प्राप्त नहीं हुआ, वह स्नेह, वह दुलार उसे सतपुड़ा की संगमरमर की चट्टानों में मिला। यानी जितना अच्छा वातावरण उन्हें अमरकंटक में नहीं मिला, जितना प्यारा वातावरण, सुंदर वातावरण अमरकंटक में नहीं मिला, जो धीरे धीरे करके नर्मदा नदी वहां बढ़ रही थी, उससे अच्छा वातावरण, उससे अच्छा जगह उनको ऊपर से तेजी से नीचे आने के बाद जो जगह मिली
जो सतपुड़ा में स्थान मिला वहां उनको मिला, उन मछलियों को, गर्मच्छों को, यानी वहां के पानी में रहने वाले जानवरों को वहां उससे ज्यादा अच्छा वातावरण मिला। नर्मदा के उस पावन स्थल के विषय में जब मैंने वहां खेलते हुए ग्रामीण बच्चों से पूछा कि इसे क्या कहते हैं, तब कानों में बाले पहने हुए, टोपी लगाए हुए एक फूले गालों के बच्चे ने बताया, जा तो दूध धारा आए। वो लेखक जब सतपुड़ा में जाता है, वहां रहता है, देखता है, तो वहां के रहने वाले एक ग्रामीण बच्चे से, गांव के बच्चे से पूछता है, जो सिर पे टोपी लगाए थे, फुले फुले गाले वाले सुंदर सा बच्चा था, गोल मटोल था, उससे पूछता है कि इस जगह का क्या नाम है। तो बच्चा बोलता है, यह तो दूध धारा है, यानी इस जगह का नाम दूध धारा है। दूध धारा, आह, यानी कितना सुंदर नाम है, आह कितना सुंदर नाम है दूध धारा, कितना अच्छा नाम है। जब जोर का घर्षण होता है तब पानी भी दूध जैसा दिखाई देता है। लेखक कहता है कि जब कोई भी पानी, जो पानी बेग के साथ आगे बढ़ती, रगड़ खा के, घर्षण यानी रगड़ खा के आगे बढ़ता है, तो पानी में भी दूध की तरह स्वच्छ और सफेद दिखाई देता है। इसी तरह नर्मदा नदी का जो जल है ऊपर से नीचे गिरता है, प्रताप पे धुआंधार धुआं बनाता हुआ, रगड़ खाता हुआ, तो वहां का पानी भी बिल्कुल साफ सुंदर दूध की तरह ही दिखाई देता है, समझ में आता है। किसी ने बताया कि भेड़ाघाट मंडला जिले में नहीं है। आप निकट के जबलपुर जिले से भले ही आए हों, किंतु जब जबलपुर जिले में ही नहीं है, संगमरमर की गोद में यह धारा सिवनी जिले में बह रही है। लेखक कहते हैं कि भेड़ाघाट मंडला जिले में नहीं है। आप जबलपुर से भले नदी से आए, लेकिन यह जबलपुर जिले में भी नहीं है। यह संगमरमर की गोद में यह धारा सिवनी जिले में बह रही है। किस जिले में बह रही है? सिवनी जिले में। लेखक कहता है कि किसी ने बताया कि भेड़ाघाट मंडला जिले में भी नहीं है और जबलपुर जिले में भी नहीं है। जो नदी है सिवनी जिले में बह रही है। भेड़ाघाट चाहे जिस जिले में हो, इसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि यह तो गनीमत है कि मीरगंज से भेड़ाघाट की पक्की सड़क है, किंतु यदि कच्ची भी होती तो भी बहुत आनंद आता। मीरगंज से जो भेड़ाघाट की जगह है वहां का, यानी वहां का जो नदी का स्थल जहां से बस से उतरते हैं, पैदल जाने वाला या जो साधन होगा वो पक्की सड़कों का बना हुआ है। तो लेखक कहता हूँ इतना सुंदर, इतना मनोरम, मन को अच्छा लगने रमणीय स्थल है कि वहाँ की सड़कें बनी है, सारी सुविधाएं हैं, आने जाने की सुविधाएं हैं, तो आराम से जा सकते हैं, वहाँ हम पहुंच सकते हैं। किंतु अगर वहाँ की जो सड़कें होती पक्की ना होके कच्ची होती, जाने में कोई मुश्किल भी होता, साधन अच्छा नहीं भी होता, तो भी वहाँ थक के जाने के बाद जब हम वहाँ पहुँचते तो वहाँ का वातावरण इतना सुंदर है, इतना अच्छा है कि बार बार वहाँ आने का मन करता, मैं अवश्य जाता, इतना सुंदर वहाँ का वातावरण है। वहाँ पहुँचने पे मुझे अच्छा ही लगता, जो रास्ते की थकन है वो समाप्त हो जाती। भेड़ाघाट की छोटी सी पहाड़ी पर एक गौरी शंकर का और एक 64 योगिनी का मंदिर है। भेड़ाघाट की जो छोटी सी पहाड़ी है वहाँ गौरी शंकर यानी भगवान शंकर जी का और पार्वती जी का एक मंदिर और एक 64 योगिनी का मंदिर है। दूध धारा के जल प्रताप का घर घर शब्द गौरी शंकर के मंदिर में बैठकर दिन में आप नहीं सुन सकते, किंतु रात के सन्नाटे में वायु दूध धारा का घर घर शब्द लेती है और गौरी शंकर के मंदिर में पड़े हुए यात्री के कानों में ईमानदारी से पहुंचाती है। लेखक कहते हैं कि दिन के समय जो गौरी शंकर का मंदिर है वहाँ भीड़ भाड़ रहता है, लोग आते जाते हैं, पूजा पाठ होता रहता है, घंटियां बजती हैं, भजन होते हैं, लोगों के आने जाने से वहाँ शोरगुल बना रहता है। तो दिन के समय में जो दूध धारा प्रताप है उसका जो पानी का वेग है, घर घर की जो आवाज है वो सुनाई नहीं देता, किंतु जब रात का समय होता है वहाँ शांत वातावरण होता है, चारों तरफ शांति छाई रहती है, कहीं से कोई आवाज नहीं रहता है, उस समय उस घर घर की आवाज हमारे कानों में बिल्कुल पूरी तरह साफ से सुनाई देती है। इस जंगल में मंदिर कैसे बन गया, यह पूछने पर पता चला कि त्रिपुरी राजघराने के महाराज करणदेव की महारानी अल्हड़ा देवी ने इसे बनवाया था और सैकड़ों वर्षों से दूध धारा का स्वर इस मंदिर में बराबर सुनाई
रहा है। लेखक किसी से पूछता है कि इतनी इस जंगल में पहाड़ी पे आके इतनी दूर यहाँ मंदिर किसने बनवा दिया, जो गौरी शंकर का मंदिर है किसने बनवा दिया। तो वहां पे रहने वाले एक आदमी बताता है कि यह गौरी शंकर का जो मंदिर है यहाँ के राजघराने, त्रिपुरी राजघराने, किस राजघराने के, त्रिपुरी राजघराने के एक महाराज थे करण देव, उनकी महारानी थी अल्हड़ा देवी, उन्होंने इसे बनवाया था। और सैकड़ों वर्षों से दूर धारा का स्वर इस मंदिर में बराबर सुनाई दे रहा है। यानी जब से वो मंदिर बना है उसके पहले से वहाँ दूध धारा नामक जो जल प्रताप है वो वहाँ था, उसी के सामने वो मंदिर था। हमेशा सैकड़ों वर्ष तो पुराना मंदिर है और वहाँ सामने वहाँ वो भेड़ा घाट का जो दूध धारा वाली जगह है वहाँ उसकी घर घर की जो आवाज है उन्हें सुनाई देती रहती है। इस तरह हमने भेड़ा घाट के बारे में जाना और वहाँ की रमणीय और प्राकृतिक स्थल के बारे में जाना। भेड़ा घाट कैसा है, वहाँ किस नदी का जल बहता है, वहाँ की जो चट्टानें हैं कैसी हैं, भेड़ा घाट के किनारे किस चीज से बने हैं, संगमरमर से बने हैं, वहाँ कौन सा मंदिर है, वहाँ जाने पे कैसा वातावरण और कहाँ पहुँच करके हम वहाँ जाएंगे, किस जिले से पहुँच कर जाएंगे, कैसे जाएंगे, सारी चीजें की जानकारी इस पाठ के माध्यम से हमें पता चलता है। प्रकृति की सुंदरता हमें भी मन से सुंदर होने की प्रेरणा देती है। हम जैसे माहौल में रहते हैं वैसा हमारे ऊपर असर करता है। लेखक कहते हैं कि इतना प्राकृतिक और मनोरम स्थल है, तो वहाँ के जो प्राकृतिक स्थल का जो वातावरण है, सुंदर वातावरण है, उसकी सुंदरता हमारे मन में भी आती है। हम जैसे जिस वातावरण में रहते हैं वैसा हमारे अंदर भी महसूस होता है और हम उस तरह व्यवहार करते हैं। अगर हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हमारा मन श्रद्धा से भर जाता है। अगर हम किसी लड़ाई झगड़ा वाली जगह पर जाएंगे तो हम डर जाते हैं। उसी तरह अगर हम किसी प्राकृतिक स्थल पर जाते हैं तो हमारे मन में भी वहाँ की प्रकृति सुंदरता और हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं। बच्चों, ये पाठ आपने पढ़ा, आप इस पाठ को पढ़ने का, रीडिंग करने का पढ़ने का अभ्यास कीजिएगा। पाठ को, पूरे पाठ के एक एक लाइन को फिंगर रख के अच्छे से पढ़िएगा। इस पाठ में आए हुए शब्दार्थ को अपने कॉपी में लिखेंगे और उसको याद करेंगे। धन्यवाद।